All right, let us continue with the chapter that we had started, that is redemption of debentures. Yesterday, we discussed something called as DRR, that is debenture redemption reserve, and debenture redemption reserve investments. Now, there is one very important point regarding DRR, that is debenture redemption reserve, as well as डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. ये दोनों से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. whenever you are solving any question from this chapter, ये चैप्टर से जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले फॉर DRR जब भी हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिस पॉइंट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था, वी हैव टू चेक नंबर 1 समथिंग कॉल्ड एज applicability, and point number 2 is adequacy. Now what is this applicability and adequacy? तो दोनों का हम लोग अलग अलग बात करेंगे. DRR and DRRI, that is debenture redemption reserve investment. DRR, that is debenture redemption reserve, is compulsory for certain companies. DRR create करना is compulsory for certain companies. And which are those companies? तो उसके लिए टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 367 पे we have given this table. They have divided companies into 3 categories. Category number 1, category number 2, and category number 3. These are the 3 categories of companies. उसमें से if you observe category number 3, that is belonging to unlisted companies. Unlisted companies के अंदर unlisted registered NBFC. NBFC मतलब non banking financial companies. Unlisted registered HFCs. HFCs मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. एंड ये दोनों को छोड़ के अदर अनलिस्टेड कंपनीज. तो DRR इज कंपल्सरी फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनीज. बाकी के कंपनीज DRR क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. तो जब भी इफ यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 2, वो लोग ने आपको बोला है केस लिमिटेड, ब्रैकेट में बोला है अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC. इसका मतलब केस लिमिटेड इज फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ अदर अनलिस्टेड कंपनी. तो ऐसे कंपनी के लिए DRR क्रिएट करना कंपल्सरी है. अदर कंपनीज के लिए ऑप्शनल है. तुम करना चाहते हो तो करो, लेकिन लॉ इज नॉट मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर यू. बट फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनीज लॉ हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर देम टू क्रिएट DRR, that is debenture redemption reserve.
सो वेन एवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, सबसे पहले तुमको नेचर ऑफ कंपनी पढ़ना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी सॉ क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर लिखा हुआ है केस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC. तो सबसे पहले यू हैव टू चेक द एप्लीकेबिलिटी, मतलब इस कंपनी को DRR क्रिएट करना एप्लीकेबल है कि नहीं है. तो विच कंपनीज को DRR क्रिएट करना कंपलसरी है? अदर अनलिस्टेड कंपनीज. नाउ सेकंड स्टेप इज यू हैव टू चेक द एडिक्वेसी. सो एज पर लॉ कितना DRR क्रिएट करना चाहिए वो तुमको उसी पेज पे ऊपर दिया हुआ है. विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरली क्रिएट DRR इज अदर अनलिस्टेड कंपनी. तो कितना DRR क्रिएट करना पड़ेगा? हाउ मच DRR दे हैव टू क्रिएट? एटलीस्ट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स. इतना DRR एटलीस्ट उनको क्रिएट करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में केस लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी, द नेचर ऑफ द कंपनी इज अदर अनलिस्टेड कंपनी. सो जैसे ही तुमने देखा कि अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो ये लोग के लिए DRR क्रिएट करना कंपलसरी है. तो स्टेप नंबर 1 का आंसर इज यस, DRR इज एप्लीकेबल. सो यू विल गो एंड चेक स्टेप नंबर 2. व्हाट इज स्टेप नंबर 2? नाउ यू विल चेक द एडिक्वेसी. पहले तो ये चेक करना है क्या उन्होंने DRR क्रिएट किया है. सो इफ यू रीड द क्वेश्चन यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ DRR अपीयरिंग अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. मतलब ये लोग ने DRR तो बनाया है, लेकिन DRR कितना होना चाहिए? 10% नहीं है वो, एटलीस्ट 10% ऑफ व्हाट? एटलीस्ट 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. तो नीचे देखो तुमको डिबेंचर्स दिख रहा है. 12% डिबेंचर्स इज 1,80,000. 1,80,000 का तुम लोग 10% करो, सो इट इज 18,000. एंड ये कंपनी के बुक्स में 18,000 का DRR है. मतलब क्वेश्चन इज DRR एडिक्वेट? यस. सपोज ये 18,000 की जगह पे 10,000 होता तो एडिक्वेट नहीं है. मतलब रिमेनिंग 8,000 का DRR क्रिएट करने का एंट्री तुमको पास करना पड़ेगा. दैट विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन. You have to do it on your own. So this is the point which surely if ये चैप्टर में से क्वेश्चन आता है वो लोग टेस्ट करेंगे, और वो लोग ने टेस्ट कर भी लिया एक आध अटेम्प्ट में. तो यू हैव टू चेक द नेचर ऑफ द कंपनी. तो ब्रैकेट में अगर तुमने देखा यहाँ पे लोग ब्रैकेट में नेचर ऑफ द कंपनी देते हैं, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC और HFC. सो ऑब्वियसली ये पढ़ के हमको समझता है इट इज अदर अनलिस्टेड कंपनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग को DRR एप्लीकेबल है, मतलब यू हैव टू कंपल्सरली क्रिएट DRR एज पर लॉ. एंड सेकेंड, हाउ मच DRR इज एडिक्वेट is at least 10% of the outstanding value of debentures, at least 10%. So ये लोग ने DRR क्रिएट किया है 18,000. सो 18,000 है तो इट इज एडिक्वेट. अगर सपोज यहाँ पे 18,000 की जगह पे 10,000 होता तो देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 8,000. वो DRR तुमको क्रिएट करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट. वो एंट्री तुमको पास करना पड़ेगा. सो ये हो गया DRR के बारे में. तो DRR के बारे में यू विल चेक एप्लीकेबिलिटी एंड एडिक्वेसी. Similarly, you will have to check applicability and adequacy for DRRI. What is DRRI? Debenture Redemption Reserve Investment. So कौन से कंपनीज के लिए DRRI कंपल्सरी है? So again if you see other unlisted कंपनीज को DRRI भी कंपल्सरी है. मतलब not only DRR but they are also required to इन्वेस्ट मनी इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. वो लोग के लिए दोनों कंपलसरी है. बट अदर देन अदर अनलिस्टेड कंपनीज, कैटेगरी नंबर 2 का जो कंपनीज है, विच आर कैटेगरी नंबर 2 का कंपनीज? ऑल लिस्टेड कंपनीज. इट इज विच लिस्टेड कंपनीज? ऑल लिस्टेड कंपनी. वेदर तुम NBFC हो, वेदर तू HFC है, वेदर टू अदर लिस्टेड कंपनी है, तुम लोग के लिए भी DRR इन्वेस्टमेंट इज कंपल्सरी. तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ?
विच कंपनीज के लिए दोनों कंपलसरी है? अदर लिस्ट सॉरी अनलिस्टेड कंपनीज, अदर अनलिस्टेड कंपनीज के लिए दोनों कंपलसरी है। डीआरआर भी करना पड़ेगा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। बट विच आर द कंपनीज जिसके लिए डीआरआर इन्वेस्टमेंट इज कंपलसरी? ऑल लिस्टेड कंपनीज। अब डीआरआर इन्वेस्टमेंट है ना, उसका भी एडिक्वेसी चेक करना पड़ेगा। उसका एडिक्वेसी क्या है वो तुमको जस्ट इसके ऊपर दिया है। सो डीआरआर इन्वेस्टमेंट का एडिक्वेसी क्या है? एटलीस्ट 15%। किसका? एटलीस्ट 15% ऑफ द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ इट्स डिबेंचर्स। यहां पे खत्म नहीं होता है, आगे भी पढ़ो। यहां तक तो स्टूडेंट्स लोग अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन वो लोग आगे नहीं पढ़ते हैं। इट इज एटलीस्ट 15% ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ इट्स डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, it is at least 15% of those debentures which are due for redemption on 31st March of the next year. तो अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो हम बोल सकते हैं कि DRR इन्वेस्टमेंट इज एडिक्वेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2, केस लिमिटेड is already an other unlisted company, तो इसके लिए DRR तो कंपलसरी है, उसका एडिक्वेसी भी हमने चेक कर लिया। इनफैक्ट इसी क्वेश्चन में तुम आगे देखोगे तो दे हैव आल्सो मेड DRR इन्वेस्टमेंट। और DRR इन्वेस्टमेंट इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल है कि नहीं है? दिस इज अ अदर अनलिस्टेड कंपनी। इज DRR इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल? यस, इट इज एप्लीकेबल, उसको DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, एडिक्वेसी। हाउ मच इज एडिक्वेसी? एटलीस्ट 15% ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो यहां पे देखो 31st मार्च 2022, एंड ये क्वेश्चन जो है ऑन 1/4/2022 द कंपनी हैज डिसाइडेड to repay the debentures at a premium of 3%. To repay the debenture at a premium of 3%, मतलब can we say कि these debentures are due for redemption? मतलब ये debentures को redeem करना है. So it is at least 15% of the face value of debentures which are due for redemption. The face value of debentures is 1,80,000. 1,80,000 का 15% अगर तुम करोगे तो आएगा 27,000, एंड यू कैन सी दैट ये कंपनी ने ऑलरेडी DRR इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है 27,000 का, मतलब DRR इन्वेस्टमेंट इज एडिक्वेट। लेकिन ये 27 की जगह पे अगर 20,000 होता तो इट इज इनएडिक्वेट, तो तुमको 7,000 का इन्वेस्टमेंट तुमको करना पड़ेगा, उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। सी व्हाट इंस्टीट्यूट वांट्स इज दे आर चेकिंग वेदर यू नो द लॉ और नॉट, एंड सेकंड वेदर यू नो द एंट्री और नॉट। जिसको लॉ ही नहीं पता रहेगा वो एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि ये लॉ है। तो वेरी सिंपल, ये हर क्वेश्चन में तुमको चेक करना पड़ेगा, वेदर इट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, हर क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 तुमको नेचर ऑफ कंपनी चेक करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप तुमको एप्लीकेबिलिटी ऑफ DRR चेक करना पड़ेगा, देन उसका एडिक्वेसी चेक करना पड़ेगा, सिमिलरली DRR इन्वेस्टमेंट का करना पड़ेगा। चलो, let us start with question number 2. So we will apply this particular, already I have started this question number 2, उसके अंदर already हम लोग ने चेक कर लिया है that case limited is other unlisted company, और other unlisted company को दोनों एप्लीकेबल है, DRR भी एप्लीकेबल है, DRR इन्वेस्टमेंट भी एप्लीकेबल है, एंड सेकेंड हमने उसका एडिक्वेसी भी चेक कर लिया है। There are other items given in the balance sheet where they have given authorized share capital, then they have given issued and subscribed share capital, जिसके अंदर you have 30,000 equity shares of 10 each fully paid up, reserves and surplus में है profit and loss account, debenture redemption reserve, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर 12% डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में DRR इन्वेस्टमेंट 27,000, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड. At annual general meeting, it was resolved to give the existing shareholders the option to purchase one 10 rupees share at 15 rupees for every 4 shares held prior to bonus distribution. This option was taken up by all shareholders. Here वो लोग ने लिखा है option to purchase. What is meaning of option to purchase? मतलब this is which issue? राइट्स इशू. उसके बाद बोनस इशू. चलो ए और बी का तो एंट्रीज तुम लोग खुद से पास करोगे. राइट्स इशू में नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो एंड राइट्स इशू 10 रुपए का शेयर 15 रुपीज में दे रहे हैं, मतलब राइट्स इशू इज डन एट अ प्रीमियम. डू इट योरसेल्फ, यू नो हाउ टू डू इट. हाउ मच और व्हाट इज द रेशियो फॉर राइट्स इशू? 1:4. सो हाउ मेनी ओल्ड शेयर्स? 4. उसके सामने हाउ मेनी न्यू शेयर्स? सो इफ यू चेक द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आई थिंक देयर आर टोटल हाउ मेनी शेयर्स विच आर there in the balance sheet, that is 30,000. So 30,000 के सामने how many shares? 7,500 shares. 7,500 shares of ₹10 each are issued for 15. So this is the entry for rights issue. Bank account debit. Calculation for bank account is 7,500 shares into 15. That is 1,12,500. To equity share capital 7,500 into 10 and to securities premium 7,500 into 5. Okay, now after rights issue, number of shares in the balance sheet of the company has become 37,500. Now we will calculate the bonus shares. It is given that company wants to issue bonus shares in the ratio of 1 bonus shares for every 5 shares held. So 5 के सामने 1. How many shares we will take? Of course it will be 37,500 out after the rights issue. So बोलो how much bonus shares? 7,500 multiplied by 10 करोगे. So we require reserves of, बोलो which is the first reserve that we should generally use? मतलब as per law पहला कौन सा reserve है? CRR. CRR के बाद do we have CRR? नो. रिजर्व्स एंड सरप्लस में डू वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम? अरे है ना, अभी मिला ना इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम. अरे ये रहा सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश. क्यों नहीं यूज होगा? एक मिनट, तुमने गलत किया है. डोंट जस्टिफाई योर मिस्टेक. क्यों नहीं यूज हुआ? कन्विंस मी. सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन इट बी यूज्ड? व्हाट इज द कंडीशन? इट शुड बी कलेक्टेड इन. इज दिस कलेक्टेड इन कैश? यस. ऊपर लिखा है ना बैंक अकाउंट. अरे आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है, आप मेरे को कन्विंस कर दो. नहीं क्यों? हाँ, ध्यान नहीं दिया. ओके, तो वो ऐसा बोलो, मिस्टेक हो गया. ऑफ कोर्स इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 37,500. बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 37,500 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. सब लोग ने ये मिस्टेक किया है, ऐसा एक भी जन नहीं है. उसने रिडीम प्रेफरेंस से रिडीम किया होगा. नहीं है फिर भी जबरदस्ती इशू करके रिडीम किया होगा. मतलब है CRR बनाना है. चलो ठीक है. चलो जल्दी जल्दी. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 37,500. Okay, let us proceed. Bonus to shareholders account debit to equity share capital 7,500 into 10. Entry number 2 and entry number 3. Okay, this is the entries that we have passed from the previous chapter. Now we come to the last transaction in this question is to repay the debentures at the premium of 3%. See, yesterday when I solved question number 1, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो पूरे 3 साल का हम लोग को एंट्रीज हम लोग को पास करना था. बट यहाँ पे यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व
कि they have told to repay the debentures at a premium of 3%. So here you are supposed to pass journal entries only for the redemption. तो ये रिडेम्पशन के टाइम पे क्या क्या एंट्रीज पास होंगे ये हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था. बोलो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन बिफोर वी डू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. कुछ तो सीक्वेंस था, वो सीक्वेंस में हमको एंट्री पास करेंगे. सबसे पहले क्या होगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. दैट इज द करेक्ट आंसर. कहीं पे भी वो लोग ने देखो दिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बेचना है एक्सेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. ओके, बिफोर वी प्रोसीड विद दैट सबसे पहले बैलेंस शीट का डेट चेक करो. व्हाट इज द बैलेंस शीट डेट? 31st March 2022 and immediately they have said on 1/4/2022. सपोज यही जगह पे 1/4 की जगह पे होता 1/7 या 1/9, 2 महीना 3 महीना 6 महीना बाद, तो डिबेंचर पे हमको क्या देना पड़ता था? इंटरेस्ट देना पड़ता था. वो भी चेक करने का. एनीवेज राइट नाउ ये क्वेश्चन में नहीं है. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोग आगे के पीछे के एंट्रीज भूल जाएं. तो सीक्वेंस में सबसे पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट बेचेंगे. अच्छा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू इज 27,000. कितने में बेचा है वो हमको किधर भी नहीं दिया है. ऑफ कोर्स कितने में बेचा है वो तो दूर का बात, बेचा है कि नहीं बेचा है वो भी नहीं दिया, बट इट इज कॉमन सेंस के इन्वेस्टमेंट ये लोग ने बेचा होगा. व्हाट इज द सिंपल जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट? डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. राइट डाउन एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सेम अमाउंट आएगा 27,000. ओके चलो ये हो गया. एनीबडी, व्हाट इज द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री दैट वी विल पास? ओके, वन थिंग जो हमेशा याद करने का नहीं है फिर भी एटलीस्ट रिकलेक्ट करने का, इफ देयर वाज एनी प्रॉफिट और सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, तो याद है हम लोग ने प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सिचुएशन में कहाँ पे ट्रांसफर करने का? DRR अकाउंट में ट्रांसफर करने का. ये अभी नहीं है बट आगे का एक आध दो क्वेश्चन में आएगा. ओके, कैन यू टेल मी नेक्स्ट जर्नल एंट्री? चलो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया. अभी redemption due. Okay, chalo, is redemption due for, or rather debentures are due for redemption at par or premium? Premium. Bolo entry. What is the entry? 12% debentures account debit. Write down 12% debentures account debit. 12% debentures account debit. %12 debentures account debit 1,80,000. बोलो और एक अकाउंट डेबिट आएगा, विच इज दैट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. ओके, ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखो. इट इज 1,80,000 इंटू 3%. $1,80,000 इंटू 3% कितना होता है? 5,400. टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 185,400. Okay, now what is the next entry that we are supposed to pass? बोलो. क्या राइट ऑफ करना पड़ेगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करने का एंट्री करना पड़ेगा. पहले तो क्वेश्चन ये है
प्रीमियम राइट ऑफ करने का या प्रीमियम राइट ऑफ नहीं करने का? डिपेंड्स, करेक्ट। डिपेंड्स ऑन व्हाट? पहले के एंट्री मतलब इशू के टाइम पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड. सो वाज प्रीमियम रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? कैसे पता चला? अगर वो रिकॉर्ड किया होता तो बैलेंस शीट में दिया होता ना हम लोग को, लेकिन बैलेंस शीट में कहीं पे भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं दिख रहा है. सो विल यू राइट ऑफ? यस. तो बोलो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. $5,400. Now you can make payment to debenture holders. Make payment to debenture holders. That is debenture holders account debit to bank account. Is that over और भी कोई एंट्री आएगा? Which account is now to be closed? DRR को क्लोज करके कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व. राइट डाउन DRR अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 18,000. Okay, so that we have completed. Come to question number 3. Chalo, be fast. Question number 3. I am reading the question. The balance sheet of B Company Limited. Again, this is an unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC. तो अगेन कोई बता सकता है B Company Limited का what is the nature of the company? अदर अनलिस्टेड कंपनी. तो अगर आप बैलेंस शीट देखोगे इट्स अ वेरी सिमिलर बैलेंस शीट टू द प्रीवियस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हाउएवर यहाँ पे तुमको प्रॉपर बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है. ये एग्जैक्टली बैलेंस शीट नहीं था. इक्विटी एंड लायबिलिटीज उसमें आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल 5,55,000. assets, non-current assets, property, plant and equipment. current assets के अंदर inventories, trade receivable, cash and bank balances. notes to accounts, share capital, authorized share capital 30,000 shares of 10 each fully paid, issued and subscribed share capital 20,000 shares of 10 each fully paid. reserves and surplus में एक ही reserve है, that is profit and loss account. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 12% डिबेंचर्स है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर वी हैव 12% डिबेंचर्स, सॉरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस. ऑलमोस्ट इफ यू सी ए बी सी तीनों एडजस्टमेंट इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. वन ऑप्शन टू परचेज मतलब अगेन कंपनी इज गोइंग फॉर विच इशू? राइट्स इशू. देन बोनस एंड देन रीपे डिबेंचर्स. ओके, कोई बताएगा what should be the first thing that you should do in this question? nature of company check किया हम लोग ने already. what is the nature of company? other unlisted company. तो step number 1 पहले DRR का बात करते हैं. तो DRR is it applicable? yes. now adequacy check करते हैं. बोलो what is adequacy? at least 10% of
वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो पूरे पेज पे चेक करो, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, उसका कितना परसेंट, 10%, उसका 10% इज हाउ मच, 12,000। सो चेक करो क्या कंपनी ने DRR 12,000 का क्रिएट किया है या नहीं किया है। इनफैक्ट पूरे क्वेश्चन में DRR है कि नहीं है। अच्छा होता तो वो कौन से हेड में होता, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उसके अंदर तो DRR दिख ही नहीं रहा है। सो देयर इज नो DRR क्रिएटेड, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट वी विल पास फॉर दैट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR account. That will be our first entry. चलो prepare one journal almost same size as the previous question और first entry pass करो। Profit and loss account debit to DRR account 12,000. Write down fast. चलो profit and loss account debit, profit and loss account debit to DRR account। DRR के बाजू में ब्रैकेट बनाओ, देखो 1,20,000 इंटू 10%। ओके जैसे तुम लोग ने DRR का एडिक्वेसी चेक किया है, नाउ टेल मी वेदर DRR इन्वेस्टमेंट इज एप्लीकेबल। Yes, DRR investment is applicable because this is which company? Other unlisted company। ऐसा दूसरा कौन सा कंपनी है जिसको DRR investment compulsory है? All listed companies, ठीक है। Anyways, now coming back to this question, तो DRR investment is applicable। अभी adequacy बोलो, adequacy कितना परसेंट है? At least 15% of face value of debentures। उधर खत्म मत करो, आगे भी पढ़ो। maturing during the year ending 31st March of the next year, are these debentures due for redemption? yes, तो इसका कितना परसेंट होना चाहिए? 15। कितना परसेंट है? 15% कैलकुलेट करो। 1,20,000 का 15% कितना होता है? तो क्या कंपनी ने DRR इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं, तो तुमको करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एंट्री यू हैव टू पास? इन पहले इन्वेस्टमेंट का एंट्री पास करना पड़ेगा। व्हाट इज द एंट्री? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट डाउन, दैट इज अवर एंट्री नंबर 2। नाउ इसके आगे का क्वेश्चन इज सेम एज प्रीवियस वन। राइट्स इशू का एक एंट्री, बोनस का 2 एंट्री, रिडेम्पशन के जितने एंट्रीज तुमने पास किए हैं वो सेम एंट्रीज तुमको ये क्वेश्चन में करने का है। अब इस बार जब आप बोनस दोगे तब सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना मत भूलना, जो राइट्स इश्यू में कंपनी को मिलेगा। करो खुद से ऑल द एंट्रीज नाउ, बी फास्ट। हाँ चलो, डिड यू पास द एंट्रीज? चेक करो एंट्रीज। फर्स्ट 2 एंट्री अलग है, बाकी सब एंट्रीज is exactly the same as we had done in the previous one. So first entry number 3 rights issue का एंट्री है। चेक द एंट्री, चेक द अमाउंट। इनफैक्ट अमाउंट ही चेक करो क्योंकि हम एंट्रीज तो सेम ही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। आई होप एंट्री नंबर 4 में तुमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया हुआ है फॉर बोनस, बिकॉज जस्ट उसके ऊपर वाले एंट्री में कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है। Bonus amount this time is 50,000, that is 5,000 shares into 10. Then sale of investment 6, 7, 8, 9, 10. Sixth entry is for sale of DRR investment account. Likewise 7, 8, 9 is for redemption entries. इस बार भी प्रीमियम को राइट ऑफ करना है because it was not recorded at the time of issue. And last में ट्रांसफर का एंट्री। जस्ट गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ये नोट लिख दो प्रीवियस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये नोट लिख दो, आई थिंक वहां पे जगह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4
हम लोग नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन 5 का फॉर्मेट ऑलरेडी तुमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4, बोथ आर इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। अगेन ब्रैकेट में तुमको नेचर ऑफ कंपनी दिया हुआ है, अनलिस्टेड कंपनी, other than AIFI, banking company, NBFC and HFC, and these balances are given on 1/4/2021. Okay, 12% debentures 7,50,000, balance of DRR 25,000, DRR investment 1,12,500 represented by 10%, यहाँ पे करेक्शन है, दिस इज रुपीज टाइम को निकाल दो, represented by 10%, 1125 secured bonds of Government of India of rupees 100 each. Annual contribution to DRR was made on 31st March every year. On 31st March 2022, the balance at bank was 7,50,000 before receipt of interest. The investment were realized at par for redemption of debentures at a premium of 10% on the above date. You are required to prepare the following accounts for the year ended 31st March 2022. So 5 account बनाने हैं: debentures account, DRR account, DRR investment account, bank account and debenture holders account. See how to give the heading. तुम पहले नंबरिंग वही दो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक, राइट डाउन नंबर 1 फर्स्ट अकाउंट. डोंट राइट डिबेंचर्स अकाउंट, इट इज 12% डिबेंचर्स अकाउंट. सो फर्स्ट अकाउंट का हेडिंग दो, तो 12%. ऑफ कोर्स वी हैव टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट. 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 12% डिबेंचर्स अकाउंट. इस अकाउंट का साइज, अच्छा साइज देखने के लिए तुम क्वेश्चन 5 को रेफर कर सकते हो. क्वेश्चन 5 का जो पहला 5 अकाउंट है ना, वही साइज के 5 अकाउंट बनेंगे. यू कैन सी 1 2 3 4, सो मैक्सिमम 4 लाइंस का ये अकाउंट बनेगा. डोंट लुक एट द नेम, लुक एट द साइज. सो ये अकाउंट 4 लाइन का बनेगा. यू कैन जस्ट लीव 1 लाइन एक्स्ट्रा फॉर सेफ्टी. फिर नेक्स्ट अकाउंट आएगा DRR अकाउंट. DRR अकाउंट का भी साइज तुम नेक्स्ट क्वेश्चन से देख सकते हो. इट इज द सेम साइज. अगेन इट इज फॉर 4 लाइन्स, सो यू कैन लीव 1 more line extra just for presentation. Okay, next one is DRR investment account, but don't write DRR investment account. Write down 10% DRR investment account. 10% DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसका भी साइज तुम नेक्स्ट क्वेश्चन से चेक कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन दिस इज फॉर 4-5 लाइंस. बैंक अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा. एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, बैंक अकाउंट का साइज थोड़ा बड़ा है. इट्स अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लाइन्स. एंड देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट इज ऑल्सो 5 to 6 लाइन्स. सो सेम साइज के अकाउंट्स बनेंगे, सिर्फ अकाउंट्स के नाम चेंज हो गए. तो जस्ट प्रिपेयर दिस अकाउंट्स वेरी फास्ट. एंड सब अकाउंट्स में डेट कॉलम्स में यू विल राइट द ईयर 2021-2022, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए हम लोग ये लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं. सो डेट कॉलम्स में ऑल 5 अकाउंट्स में 2021-22, बोथ द साइड्स डेट कॉलम्स. ओके, लेट अस प्रोसीड. ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, डेट कॉलम में सब जगह पे राइट डाउन 2021-22. 2021-22 में date columns all the side. Now first thing what we will do is write down opening balances. So see यहाँ पे वो लोग ने लिखा हुआ है that following balances appeared in the books. कौन से अकाउंट में balances हैं? तो you can see number 1, 12% debentures account, balance is 7,50,000. DRR अकाउंट में 25,000 and DRR investment. ये 3 अकाउंट में बैलेंस है. That is your account number 1, 2, 3. And even they have given you balance in bank account. तो पहले 4 अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है. So
account number 1 and account number 2, 12% debentures and DRR, both will show which balance? Credit balance. So दोनों account में जाओ, April 1, credit side write down April 1, credit side write down April 1, buy balance brought down, first account में credit side buy balance brought down 7,50,000. चलो next, account number 2 में DRR will also show which balance? Credit balance. So account number 2 में भी लिखो buy balance brought down 25,000. Buy balance brought down 25,000. Next, debenture redemption reserve investment. Debenture redemption reserve investment is having a balance of 1,12,500. बोलो ये अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? सो डेबिट साइड पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,500. ओके, नाउ इसके ऊपर आई वांट टू डिस्कस वन पॉइंट. ये पूरा पॉइंट नंबर 3 if you read debenture redemption reserve investment is rupees 1,12,500. This debenture redemption reserve investment is represented by, मतलब ये लोग तुमको बता रहे हैं कि ये लोग ने इन्वेस्टमेंट कहां पे किया हुआ है. तो किस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? दे हैव इन्वेस्टेड इन secured bonds of government of India. This is the bonds in which ये लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया है. Now my question is, यहां पे जो ये लोग ने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 1,12,500, is this 1,12,500 1125 into 100? Yes or no? No, that is wrong. ये 1,12,500 you can say is the book value of investments. Try to understand कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं. ये 1,12,500 जो तुमने अभी ओपनिंग बैलेंस लिखा ना अकाउंट नंबर 3 में, वो ये येलो में मैंने जो हाईलाइट किया ना 1,12,500 वो है. And this 1125 into 100 is equal to 1,12,500. ये दोनों 1,12,500 is not same. ये जो 1,12,500 मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, that is called as which value? Face value. And it is not necessary that book value will always be equal to the face value. See, इस बार मैंने ये बॉन्ड्स परचेज किया हुआ है. अच्छा, हो सकता है गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स अगर प्रीमियम पे इशू किया होता तो मैंने ये बॉन्ड्स प्रीमियम पे लिया होता. सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बॉन्ड इशू किया रहता एट 105, तो मेरा बुक वैल्यू वुड हैव बीन 1125 into 5, बट फेस वैल्यू तभी भी 1125 into 100 ही होता. लेकिन हम लोग ने इसको प्रीमियम पे नहीं खरीदा है क्योंकि तुम देख सकते हो कि मेरा बुक वैल्यू भी 1,12,500 है. तो हो सकता है कि मैंने जब ये बॉन्ड्स खरीदा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बॉन्ड को पार पे ही इशू किया था. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बुक वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू फेस वैल्यू. तो राइट नाउ मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पे जो हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस लिखा है दैट इज विच वैल्यू दैट वी हैव रिटर्न, बुक वैल्यू. अच्छा, हम लोग को बुक वैल्यू है तो फिर फेस वैल्यू दिया क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इंटरेस्ट देगा वो इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे देगा? फेस वैल्यू पे देगा. थोड़ी देर के लिए मान लो सपोज ये 1,12,500 नहीं होता, मैंने अगर इसको प्रीमियम में खरीदा होता तो मैं क्या एंट्री पास करता? सॉरी, एंट्री छोड़ो, अमाउंट क्या लिखता? जो भी अमाउंट रहेगा विल बी 1125 into 105. वो जो अमाउंट आएगा वो मेरा बुक वैल्यू हो जाएगा क्योंकि उतने में तो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा था. लेकिन मुझे इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट तो किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे.
So that is what we have written here. And now the fourth account, जिसमें opening balance है, that is bank account. However, if you observe, they have given you that balance at bank was 7,50,000, but balance at bank which is given is on 31st March 2022. उन्होंने तुमको बैंक का बैलेंस 1 अप्रैल को नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी तीनों के अकाउंट का बैलेंस तुमको 1 अप्रैल का दिया हुआ है. बट बैंक का बैलेंस वो लोग ने 1 अप्रैल का नहीं दिया हुआ है. बैंक का बैलेंस वो लोग ने 31 मार्च का दिया हुआ है. वो लोग तुमको बैंक का बैलेंस 1 अप्रैल का दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमको बैंक का बैलेंस 1 अप्रैल का दिया ना, तो तुमको पूरे साल का ट्रांजैक्शंस देना पड़ेगा. कैश सेल का ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स देना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स देना पड़ेगा, कैश परचेजेस देना पड़ेगा, कोई अगर एसेट खरीदा उसके लिए पेमेंट किया. मतलब इन सिंपल लैंग्वेज उनको आपको पूरे साल का रिसिप्शन पेमेंट देना पड़ेगा. अगर वो लोग ने तुमको 1 अप्रैल का बैंक बैलेंस दिया तो. सो दे कैन नॉट गिव यू, एंड लॉजिकली दे हैव नॉट गिवन यू द बैलेंस एट बैंक ऑन April 1. वो लोग ने हमको बैलेंस एट बैंक दिया है ऑन 31st मार्च. एनीवेज, जब हम बैंक बैलेंस लिख रहे हैं तो वी शुड बी केयरफुल. राइट डाउन बैंक बैलेंस, डेबिट साइड March 31, बैंक बैलेंस March 31, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $7,50,000. Okay, now we have written the opening balance. Now listen very carefully. See, वो लोग ने तुमको एंट्रीज पास करने के लिए नहीं बोला है, वो लोग ने तुमको लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है. लेकिन तुम लेजर अकाउंट्स के बारे में सोचो ही मत. यू थिंक अबाउट जर्नल एंट्रीज ओनली. तुम जर्नल एंट्रीज सोचो. ऑर्डर ऑफ जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. बोलो फर्स्ट हम लोग कौन सा एंट्री पास करेंगे? नो, डीआरआर का एप्लीकेबिलिटी चेक करोगे पहले. एप्लीकेबिलिटी चेक करोगे, इन्वेस्टमेंट का भी एप्लीकेबिलिटी चेक करोगे, एडिक्वेसी चेक करोगे. सो फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू चेक द नेचर ऑफ द कंपनी. बोलो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंपनी हियर? अदर अनलिस्टेड कंपनी. तो इज डीआरआर कंपल्सरी? यस, तो दैट इज वन. अब स्टेप नंबर 2, एडिक्वेसी चेक करो. बोलो डीआरआर का एडिक्वेसी क्या है? एट लीस्ट 10% ऑफ द, नो रॉन्ग, डीआरआर का एडिक्वेसी चेक करो. 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स? सी, इसका ना क्यों मालूम है तुमको? अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंस्टॉलमेंट का रिडेम्पशन रहेगा, इंस्टॉलमेंट का रिडेम्पशन मतलब हर साल हम लोग, ये सपोज फॉर एग्जांपल 7,50,000 हम लोग 5 साल में रिडीम कर रहे हैं. तो 5 साल में अगर तुम रिडीम करोगे तो फर्स्ट ईयर में तुम थोड़ा रिडीम करोगे, सेकंड ईयर में थोड़ा रिडीम करोगे, तो सेकंड ईयर के बाद आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स विल बी ओनली 4 lakhs. सो इट इज एटलीस्ट 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. सो फॉर द टाइमिंग हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स? पूरा 7,50,000. उसका कितना परसेंट होता है? 10. अरे उसका कितना परसेंट? 10% मतलब कितना होता है? 75,000. तो वो लोग के पास डीआरआर कितना होना चाहिए? बट वो लोग ने कितना क्रिएट किया है? तो इज इट एडिक्वेट? हाउ मच इज डेफिसिट? तो वो डीआरआर हमको करना पड़ेगा. बोलो व्हाट इज द एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर. ओके, नाउ I am doing it on 31st March because वो लोग ने लिखा है कि DRR was made on 31st March every year. ऐसा वो लोग ने दिया है, तो मैं भी March 31st को लिख रहा हूँ. So write down. बोलो what is the entry you framed? Profit and loss account debit to DRR. तो हम लोग ने DRR अकाउंट बनाया है. Go to DRR अकाउंट. DRR अकाउंट में जाओ. डीआरआर अकाउंट में लिखो क्रेडिट साइड March 31st. सी, एक्चुअली स्पीकिंग एंड शुड बी ऑन April 1, क्योंकि फर्स्ट डेट को ही हम लोग चेक कर लेंगे कि ये साल में डीआरआर एडिक्वेट नहीं है. बट ठीक है, March 31st. अमाउंट लिख दो. कितना अमाउंट? 50,000. इसके लिए हम लोग नोट लिखेंगे.
इनफैक्ट अभी लिख सकते हो, चलो पीछे आके नोट लिखो। पीछे नोट लिखो। Since the company is an since the company is an other unlisted company, it is mandatory to create DRR of at least 10% of the outstanding value of debentures. Next line, therefore, तो वही कम है इसलिए तो हम ये साल बना रहे हैं। 2 बार कैसे बना सकते हैं? हर साल, इट इज नॉट एवरी ईयर 10%। तुम्हारे बुक्स में 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिवेंचर का डीआरआर होना चाहिए। हर साल 10% का नहीं बोल रहे हैं। अरे वो तो वही नहीं है इसलिए तो मैं अभी बना रहा हूं। अरे हर साल थोड़ी बोला, इट इज नॉट एवरी ईयर इट शुड बी 10% एटलीस्ट। दे आर सेइंग एटलीस्ट 10% का डीआरआर तुम्हारे बुक्स में होना चाहिए। ये तुम लोग लिखो यार, लिखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है तुमने, मैं तो भूली। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर रिक्वायर्ड डीआरआर इक्वल टू therefore required DRR equal to 7,50,000 into 10%. Therefore required DRR equal to 7,50,000 into 10% is equal to rupees 75,000. Next line लिखो, however company has created DRR of only rupees 25,000. Next line, therefore DRR to be created is equal to DRR to be created equal to 75,000 minus 25,000 is equal to rupees 50,000. चलो DRR हमने बना दिया है। नाउ लेट अस कंटिन्यू। एनीबॉडी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगा? चलो डीआरआर जो डेफिसिट था वो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या चेक करने का? डीआरआर इन्वेस्टमेंट। बोलो ये कंपनी को डीआरआर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल है कि नहीं है? बिकॉज इट इज विच कंपनी? अदर अनलिस्टेड कंपनी। अदर अनलिस्टेड कंपनी, बोलो एडिक्वेसी क्या है? एटलीस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द
ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो ये पूरे डिबेंचर्स ये साल 31 मार्च को मैच्योर हो रहे हैं, तो करो 7,50,000 का 15%, 1,12,500। तो हमारा DRR इन्वेस्टमेंट है क्या 1,12,500 का, हेंस इट इज एडिक्वेट, यस और नो। चलो ये हो गया। नेक्स्ट एनीबडी कैन यू टेल मी नेक्स्ट जर्नल एंट्री, 2 एंट्रीज हो गया। रॉन्ग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रॉन्ग, इंटरेस्ट इज करेक्ट आंसर। कौन से इंटरेस्ट का बात कर रहे हो? बाय द वे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, एक DRR इन्वेस्टमेंट का जो तुम बोल रहे हो, और कौन सा इंटरेस्ट? डिबेंचर इंटरेस्ट। चेक करके मुझे बताओ, विल यू गिव डिबेंचर इंटरेस्ट? क्यों नो? किधर से पता चला? किसका बैलेंस दिया है? बैंक बैलेंस इज गिवन एज ऑन विच डेट? 31 मार्च 2022। लेकिन 31 मार्च 2022 को जो वो लोग ने बैलेंस एट बैंक दिया है 7,50,000, क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट दिस बैलेंस इज बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट? ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो हमको मिलने वाला है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट अबाउट डिबेंचर इंटरेस्ट? तो व्हेन आई एम सेइंग डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब ये 12% डिबेंचर्स जो 7,50,000 है उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है कि वो भी हमको देना है। ये हमारा असम्पशन है। वी आर अज्यूमिंग since bank balance is given on 31st March, we are assuming that company must have already paid the interest to the debenture holders. Do you agree with this? देखो note number 2, note number 2, ये वाला नोट कॉपी करो, ऊपर जो कलरफुल नोट है that is note number 2, copy fast. ओके चलो नेक्स्ट, एनीबडी कैन यू टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट? तो डिबेंचर इंटरेस्ट वो लोग ने ऑलरेडी पे कर दिया है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ओके व्हाट इज नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं हम लोग? डिबेंचर रिडेम्पशन। जो मैं अभी भी बोल रहा हूं, तुम लोग लेजर के हिसाब से सम मत करो, यू पास द एंट्रीज। बाद में हम देखेंगे कि कौन से अकाउंट में उसको फिट करने का। बोलो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट? कल के लेक्चर में हमने 2 बार किया था। व्हाट इज एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट। सो बैंक अकाउंट हमने बनाया 2, तो राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट साइड March 31, बैंक अकाउंट डेबिट साइड 2, इंटरेस्ट ऑन DRRI account, bank account debit to interest on DRRI account, okay, how much percent? 10%। किस पे कैलकुलेट करोगे? ये 112,500 जो तुम बोल रहे हो वो कौन सा वैल्यू बोल रहे हो? फेस वैल्यू। 10% ऑफ फेस वैल्यू 11,250 आएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। चलो ये एंट्री हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? रॉन्ग, मैंने नेक्स्ट एंट्री पूछा है तुम लोग है ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी तुमने इंटरेस्ट रिसीव किया, वो इंटरेस्ट को ट्रांसफर का एंट्री आएगा नेक्स्ट। यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द डिस्कशन। बोलो क्या एंट्री आएगा फॉर ट्रांसफर? ये इंटरेस्ट को कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग? PNL अकाउंट, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज नॉन क्यूमुलेटिव, ऐसा मैं कल सिखा चुका हूं। ओके तो कोई बताएगा व्हाट इज एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू PNL। लेकिन ये एंट्री किधर भी पोस्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों में से कोई अकाउंट नहीं बना। चलो ये हो गया। बोलो नेक्स्ट। अरे अब बेचो अभी, बोलो व्हाट इज एंट्री? हाँ तो व्हाट इज एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? हाँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट
par. What is meaning of at par? At face value, मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच के हमको कितना मिला? 1,12,500. व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? अभी लास्ट दो क्वेश्चन में 2 बार एंट्री पास कर चुके हैं. व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट. सो गो टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड, March 31st. To 10% DRRI account, to 10% DRRI account. To 10% DRRI account. $1,12,500. और उसका सेकेंड इफेक्ट DRRI इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी दो, क्रेडिट साइड, सेम डेट March 31st बाय बैंक अकाउंट. इफ देयर वाज एनी प्रॉफिट और लॉस, हम लोग कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसको? DRR अकाउंट में. बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, तो थर्ड अकाउंट तुम क्लोज कर सकते हो. दोनों साइड टैली हो जाएगा 1,12,500. चलो नेक्स्ट. एनीबडी? व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? Redemption due. What is the entry for redemption due? 12% debentures account debit. Premium on redemption of debentures account debit 2. हाँ, तो पहले डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में जाओ. लास्ट अकाउंट में डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में आ जाओ. पहले डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में आओ. क्रेडिट साइड पे आएगा डिबेंचर होल्डर्स के 31st मार्च. बाय 12% डिबेंचर्स अकाउंट 7,50,000. एंड नेक्स्ट लाइन अगेन March 31st. बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. ओके, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम? 10%. सो 7,50,000 का 10% 75,000. अब ये दोनों में से कौन सा अकाउंट हमने बनाया है? हाँ, तो फर्स्ट अकाउंट में जाओ. फर्स्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा March 31st टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. $7,50,000. दूसरा अकाउंट हमने नहीं बनाया. ओके, चलो ये हो गया. व्हाट इज द नेक्स्ट जर्नल एंट्री? राइटिंग ऑफ प्रीमियम. वॉज प्रीमियम रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? से एक्चुअली ये डिस्कशन कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट तो बना नहीं रहे. तो ओके, चलो यू कैन स्किप दैट. बोलो नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेमेंट करेंगे हम लोग. पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो गो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट पहले. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट साइड March 31st टू बैंक अकाउंट 8,25,000. गो टू बैंक अकाउंट.
क्रेडिट साइड पे आएगा टू बाय डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। आई थिंक अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 3 एंड अकाउंट नंबर 5, ये तीनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। फर्स्ट अकाउंट क्लोज हो गया, चलो आगे बढ़े। अकाउंट नंबर 2 का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करोगे? TRR अकाउंट क्लोज करके किधर ट्रांसफर करने का बोलो? जनरल रिजर्व। क्लोज दैट एंड बैंक बैलेंस भी क्लोज करो तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक मिलेगा। बोलो व्हाट इज द बैलेंस इन बैंक? DRR में 75,000 ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में, तो डेबिट साइड पे आएगा 2 जनरल रिजर्व अकाउंट 75,000। व्हाट इज द बैंक बैलेंस? ओके चलो टेक क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। इसमें भी तुमको लेजर अकाउंट्स बोले, इनफैक्ट यहां पे तो हम लोग ने, बिकॉज लास्ट लाइन में लिखा है राइट अप कंसर्न्ड लेजर अकाउंट्स, हमने सब लेजर अकाउंट्स ओपन किया है। हाउएवर फर्स्ट 5 अकाउंट्स जो एग्जैक्टली सेम 5 अकाउंट्स हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे, ये कंपलसरी है। अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो मार्क्स देख के अकाउंट बनाना। अभी से फॉर एग्जांपल ये 8 मार्क का आता है तो सब अकाउंट नहीं बनाने का, 5 अकाउंट ही बनाने का। सो यू हैव टू पिक एंड चूज। सो डिपेंड्स कौन से अकाउंट बनाने, कौन से अकाउंट नहीं बनाने। मैं आपको नेक्स्ट जैसे ही हम लोग का सॉल्विंग खत्म हो जाएगा, आई विल टेल यू विच अकाउंट्स आर ऑप्शनल, मतलब वो अकाउंट यू कैन और यू मे नॉट प्रिपेयर। लेकिन ये पहले 5 अकाउंट तो कंपलसरी है, ये 5 अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। So I am reading the question again. They are saying following balances appeared in the books of the company which is an unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC. So again this is which company? Other unlisted company। और यहाँ पे dates पे ध्यान दो, following balances were appeared on 31st December 2021. So 6% mortgage debentures, 10,000 debentures of 100 each, debenture redemption reserve 50,000, investment in deposits 1,50,000 at the rate of interest 4% per annum, receivable on 31st December every year, and bank balance of the company is 9 lakh. So इस बार all the balances are given on 31st December. आगे interest on debentures had been paid up to 31st December 2021. So इस बार clear instruction दिया हुआ है कि हम लोग ने 31st December 2021 तक debentures पे interest already pay कर दिया है. So in fact everything they have given up to 31st December 2021, and in fact इसके ऊपर वाला भी statements if you read and interpret, जो इंटरेस्ट हमको इन्वेस्टमेंट्स पे मिलने वाला है वो भी हमको 31 दिसंबर को मिल चुका होगा, बिकॉज वो लोग ने क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल ऑन 31st दिसंबर एवरी ईयर। सो एवरी ईयर के 31st दिसंबर को इंटरेस्ट मिल जाता है। सो आई मस्ट से 31st दिसंबर 2021 तक सब कुछ सेट हो चुका है, वो लोग ने एंट्रीज वेंट्रीज सब पास किया हुआ है और हमको बैलेंसेस दिए हुए हैं। उसके आगे वो लोग बोल रहे हैं ऑन 28 फरवरी 2022, 28 फरवरी 2022 मींस आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। वो लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को हमने बेच दिया एंड डिबेंचर्स को रिडीम किया एट 101, एंड क्लियरली दे आर सेइंग टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट। हाउ मेनी मंथ्स का इंटरेस्ट उनको पे किया रहेगा? 2 मंथ्स का इंटरेस्ट उनको पे किया रहेगा। चलो नाउ आई अगेन इंसिस्ट, 2 हमको लेजर अकाउंट्स बोले हैं, हम लोग एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू ही सोचेंगे। हम लोग को जो बैलेंसेस दिए हैं वो 31 दिसंबर 2021 को दिया है, तो हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। चलो सब अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। अकाउंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, चारों अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। उसके बाद एंट्रीज का ऑर्डर चेक करो, एप्लीकेबिलिटी चेक करो, एडिक्वेसी चेक करो। चलो स्टॉप सॉल्विंग, पहले मेरे को ओपनिंग बैलेंस बताओ। फर्स्ट गो टू अकाउंट नंबर 1, क्रेडिट साइड पे चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस विल बी रिटर्न ऑन Jan 1। Jan 1
सब अकाउंट में जैन 1 को आएगा। इनफैक्ट अकाउंट नंबर 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 lakhs, यस नो में आंसर दे दो। चलो अकाउंट नंबर 2 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, डिड यू राइट दैट? अकाउंट नंबर 3 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड अकाउंट नंबर 4 बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 lakhs। चलो ये 4 हो गया। नेक्स्ट कौन सा एंट्री पास करने का बोलो, सीक्वेंस बोलो। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू? डीआरआर। डीआरआर का एप्लीकेबिलिटी चेक करो। अनलिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है अदर देन AIFI एंड सो ऑन, तो बोलो इट इज अदर अनलिस्टेड कंपनी, तो इज डीआरआर एप्लीकेबल? डीआरआर इज एप्लीकेबल। डीआरआर एप्लीकेबल है, ओके। अब एडिक्वेसी चेक करते हैं। बोलो एडिक्वेसी इज हाउ मच परसेंट? एटलीस्ट 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। हाउ मच इज द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स? जल्दी बोलो। 10 lakhs। 10 lakhs का कितना परसेंट होता है? 10%। लेकिन ये लोग के पास DRR इज ओनली 50,000, सो इज इट एडिक्वेट और नॉट? नो। तो 50,000 इज डेफिसिट, उतने का DRR हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एंट्री? PNL अकाउंट डेबिट टू DRR, जैन 1 को ही आएगा ये एंट्री। जैन 1 को राइट डाउन, DRR अकाउंट में आएगा जैन 1 को 50,000, ऑफ कोर्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Jan 1 50,000 and somewhere behind we have prepared profit and loss account also, debit side पे Jan 1 आएगा to DRR account 50,000। okay चलो now I want to check applicability of DRR investment। बताओ DRR investment का applicability, is it applicable? yes, because it is other unlisted company। what is the adequacy of DRR? I, at least 15% of the face value of debentures। how much is the face value of debentures? 10 lakhs। 10 lakhs का कितना परसेंट होता है? 15% is 1,50,000। so you can check that they have debenture redemption reserve investment for rupees 1,50,000। that means debenture redemption reserve investment is adequate। चलो ये हो गया। now sequence बोलो, नेक्स्ट एंट्री किसका आएगा? दोनों इंटरेस्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा इस बार। दोनों इंटरेस्ट, वन इंटरेस्ट टू बी पेड, वन इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड। बोलो इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स। व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। चलो जाओ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में। नाउ ऑल द एंट्रीज और पोस्टिंग्स विल बी डन ऑन Feb 28। Feb 28 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। if you have space there only, next line bracket I want to show calculation। it is 10% debentures, sorry 6% mortgage debentures, so 6% of 10 lakhs will be given only for how many months? so 6% of 10 lakhs for 2 months। बोलो कितना था? 10,000। go to debenture holders account। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, जस्ट इसके ऊपर कहीं तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट है प्रीवियस पेज पे। Feb 28 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट $10,000। अच्छा नॉर्मली हम लोग नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट पेड का पास करते हैं, बट आई डोंट थिंक यू शुड पास दैट एंट्री। लास्ट में जब उनको हम डिबेंचर्स का पैसा रिडीम करेंगे तो उसके साथ उनको इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे। एनीवेज अगर आप पास करोगे तो वो गलत नहीं है, बट जस्ट आपको एक्स्ट्रा पोस्टिंग करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट पासिंग द एंट्री फॉर पेमेंट। बोलो डिबेंचर इंटरेस्ट को कहां पे ट्रांसफर करने का? प्रॉफिट एंड लॉस। राइट ऑन Feb 28 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। क्लोज दिस अकाउंट, दोनों साइड का टोटल 10,000। गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में Jan 1 पे ऑलरेडी एक पोस्टिंग है। नाउ द नेक्स्ट पोस्टिंग इज ऑन Feb 28 डेबिट साइड टू डिबेंचर इंटरेस्ट। टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 10,000। आई थिंक इसके ऊपर DRR का पोस्टिंग है 50,000।
ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट बोलो, दिस इज द एंट्री फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट। अब एक इंटरेस्ट जो हमको रिसीव हुआ है, विच इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन DRRI। सो इंटरेस्ट ऑन DRRI रिसीव करने का इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। इसका भी कैलकुलेशन वी कैन राइट हियर। ओके, हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट इज देयर ऑन DRRI? 4% इंटू 1,50,000, इस पे भी 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो व्हाट इज अमाउंट हियर? 1,000। बैंक अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड पे, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन DRRI 1,000। ओके, नाउ ये इंटरेस्ट ऑन DRRI को भी हम किधर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहां पे आएगा टू P&L अकाउंट 1,000, क्लोज दिस अकाउंट, गो टू P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आएगा Feb 28, बाय इंटरेस्ट ऑन DRRI 1,000। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री बोलो। नेक्स्ट एंट्री किसका आना चाहिए? वी हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन DRRI। अब बोलो क्या एंट्री आएगा? सेल ऑफ DRRI। सेल ऑफ DRRI इधर क्लियरली बोला है। आई थिंक क्वेश्चन में दे हैव गिवन सम इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड एट पार, मतलब एट फेस वैल्यू। चलो वेरी सिंपल, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड पे आएगा Feb 28 बाय बैंक अकाउंट। वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट नंबर 2। सो अकाउंट नंबर 2 में लिखो बाय बैंक अकाउंट 1,50,000। गो टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो टू DRRI, मतलब अकाउंट का नाम यही लिखो, सॉरी, 4% DRRI अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड Feb 28 टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू 4% DRRI अकाउंट 1,50,000। नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर प्रॉफिट या लॉस होता वी वुड हैव ट्रांसफर्ड टू अकाउंट नंबर 2, दैट इज DRR अकाउंट। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब नेक्स्ट एंट्री किसका आएगा? रिडेम्पशन ड्यू। गो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में Feb 28 क्रेडिट साइड पे आएगा बाय 6% mortgage, I'm writing short form because of lack of space, 6% mortgage debentures account 10 lakhs। ऊपर 6% mortgage debentures में डेबिट साइड Feb 28 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख। ओके, अकाउंट नंबर 1 भी क्लोज कर दो। यहां पे डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट व्हाट? कैसे पता चला? बिकॉज डिबेंचर्स आर पेड 101, फेस वैल्यू 100 है, 101 है, 1 रुपए का प्रीमियम है। सो यहां पे आएगा बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10,000 into 1, दैट इज 10,000। एंड इस बार हम लोग ने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाया हुआ है। डेबिट साइड Feb 28 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10,000। अगेन आई इंसिस्ट कि पहले एंट्रीज ही सोचने का। लेजर अकाउंट्स इज और विल बिकम इजी। ओके, नेक्स्ट एंट्री किसका पास करोगे? विल यू ट्रांसफर द प्रीमियम? यस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस होता दैट मीन्स प्रीमियम इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इश्यू, बट इट इज नॉट। सो लिख दो यहां पे
By profit and loss account. By profit and loss account 10,000. Go to profit and loss account. Debit side पे लिखो Feb 28 to premium on redemption of debentures account 10,000. ओके नाउ वी कैन मेक पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स को तीन चीज का पेमेंट होगा. पहले तो 2 महीने का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, प्लस उनको पूरा 10 लाख रुपए वापस देना पड़ेगा, एंड प्लस 10,000 प्रीमियम. तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ऑल एंट्रीज का पोस्टिंग इज ऑन Feb 28. टू बैंक अकाउंट 10,20,000. बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10,20,000. चलो नाउ स्टार्ट क्लोजिंग. आई थिंक अकाउंट नंबर 1 इज क्लोज्ड. अकाउंट नंबर 2 का डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? जनरल रिजर्व. सो यहाँ पे टोटल 1 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व Feb 28 टू जनरल रिजर्व अकाउंट. नीचे हम लोग ने जनरल रिजर्व अकाउंट भी बनाया हुआ है. गो टू जनरल रिजर्व Feb 28 क्रेडिट साइड. बाय DRR अकाउंट. ओके अकाउंट नंबर 1 क्लोज्ड, अकाउंट नंबर 2 क्लोज्ड, 3 क्लोज्ड. बैंक अकाउंट में डिफरेंस फाइंड आउट करो. बोलो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर इन बैंक अकाउंट? 31,000 एग्जैक्ट. ओके 31,000. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टैली हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते तुम लोग. यू कांट क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस. डिबेंचर इंटरेस्ट क्लोज हो गया. इंटरेस्ट ऑन DRRI क्लोज हो गया. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्लोज हो गया. और लास्ट जनरल रिजर्व को भी क्लोज नहीं कर सकते. ओके विच अकाउंट्स यू कैन अवॉइड? अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ ऑल दीज अकाउंट्स. कौन से अकाउंट्स तुम अवॉइड कर सकते हो? यू कैन अवॉइड PNL अकाउंट एंड यू कैन अवॉइड जनरल रिजर्व अकाउंट. ये 2 अकाउंट तुम अवॉइड कर सकते हो. अगर 10 या 12 मार्क का क्वेश्चन आया तो PNL अकाउंट एंड जनरल रिजर्व को अवॉइड कर सकते हो. बाकी का ये 3 अकाउंट तुमको बनाना पड़ेगा. डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन DRRI एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. चलो एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद मुझे और एक क्वेश्चन करवाना है. मैक्सिमम 10 मिनट्स का ब्रेक. लेट अस कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 6. चलो जल्दी सेटल डाउन. Question number 6. We will start. I am reading question 6. The following notes pertain to balance sheet of a company as on 31st March 2024. Share capital, authorized share capital, 50,000 equity shares of 10 each, 5 lakhs. Issued subscribed share capital 25,000 shares of 10 each, fully paid up. Reserves and surplus, general reserve, profit and loss account, debenture redemption reserve, long-term borrowings, 12% convertible debentures, 5,000 debentures of 100 each, 5 lakh. Non-current investment, debenture redemption, investments, 2 lakhs. At the general meeting, it was resolved to pay dividend of 10% in cash. Give the existing shareholders option to purchase 1 share of rupees 10 each at rupees 15 for every 5 shares held. This option was taken up by all the shareholders. Redeem debentures at a premium of 5% and also confer option to the debenture holders to convert 50% of their holding into equity shares at a predetermined price of rupees 15 per share and balance payment to be made in cash.
holders of 3000 debentures opted to get their debentures redeemed in cash only, while the rest opted for getting the same converted into equity shares as per the terms of the issue. Debenture redemption investments realized 1,80,000 on sales. Pass necessary journal entries in the books of the company and show calculations in respect of number of equity shares issued and cash payment. ठीक है, चलो वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. तो एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, मैक्सिमम 1.5 पेज. लिटिल बिट बी फास्ट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये. ओके, आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ट्रांजैक्शन. पे डिविडेंड ऑफ 10% इन कैश. माय क्वेश्चन इज डिविडेंड टू विच शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है नहीं. अगर सपोज ऐसे ही लिखा रहता पेड 10% डिविडेंड इन कैश और क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी होता, तो फर्स्ट यू विल गिव डिविडेंड टू विच शेयर होल्डर्स? प्रेफरेंस शेयर होल्डर. बट ऐसा कुछ तो है नहीं. चलो, डिविडेंड का एंट्री आई थिंक हम लोगों ने कल ही पढ़ा. सो व्हाट इज द एंट्री फॉर पेमेंट? दे आर जस्ट वन लेक्चर बिफोर वी हैड स्टडीड. 2 एंट्रीज हमको पास करना पड़ेगा. वन इज फॉर डिविडेंड पेएबल, वन इज फॉर डिविडेंड पेड. बोलो, व्हाट इज द एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट. राइट डाउन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट. वहीं पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन बताओ. इट इज 2,50,000 इंटू 10. डिविडेंड पे करने का एंट्री. बोलो, व्हाट इज द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड? इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. राइट डाउन. सेकेंड जर्नल एंट्री. चलो, उसके बाद राइट्स इश्यू. सेकेंड वाला खुद से करो. राइट्स इश्यू का एंट्री. व्हाट इज द राइट्स इश्यू का एंट्री? एंट्री तो वेरी सिंपल है. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है राइट्स इश्यू का? 5,000. 5,000 इंटू 15, 75,000. Okay, just check. It is 5,000 into 15, that is 75,000. To equity share capital 5,000 into 10, that is 50,000, and to securities payment 25,000. चलो, ये तो सिंपल था. अब ये क्वेश्चन में ना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करना है हम लोग को. बोलो, हम लोग नॉर्मली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहले क्या चेक करते हैं? DRR एंड DRR इन्वेस्टमेंट का एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं. तो कैन यू चेक एंड टेल मी, क्या ये कंपनी को DRR एंड DRR इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल है या नहीं है? वी कांट चेक दैट. व्हाई वी कैन नॉट चेक दैट? नेम ऑफ कंपनी तो दिया हुआ है, बट नेम ऑफ कंपनी के बाजू में ब्रैकेट में क्या नहीं दिया हुआ है? नेचर ऑफ कंपनी इज नॉट गिवन. मुझे नहीं पता है दिस इज अदर अनलिस्टेड कंपनी, वेदर दिस इज अ listed company. I don't know what is the nature of the company, so I can't check the applicability. And in fact, अगर तुम देखोगे तो ये लोग ने DRR करके भी रखा हुआ है. Even if you see the limit, it is much above the limit. 10% of outstanding value of debentures. Outstanding value of debentures is 5 lakh. 5 lakh का 10% भी देखोगे, so it is 50,000. तो ये लोग ने तो 2,50,000 का DRR किया हुआ है. So actually speaking, in this question we don't have to check the applicability or adequacy. So वो पार्ट निकल गया. चलो, अब हम लोग को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करना है. नाउ ये क्वेश्चन में what they have given, so यहाँ पे we have to read point number 3 and point number 4 both very carefully. तो पहले हम point number 3 and point number 4 दोनों पढ़ते हैं. point number 3 में क्या दिया हुआ है? redeem debentures at a premium of 5%. ठीक है. आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो कॉन्फर ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर्स. तो हम लोग ने डिबेंचर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया है. क्या ऑप्शन दिया है? कन्वर्ट 50% ऑफ योर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर. हमने डिबेंचर होल्डर को क्या बोला है? Convert 50% of your holding into equity shares at a predetermined price of 15 rupees per share and balance payment to be made in cash. ऐसा ऑप्शन
कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को दिया गया है कि हम आपको रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कन्वर्ट 50% ऑफ योर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15 रुपीज पर शेयर एंड बैलेंस पेमेंट टू बी मेड इन कैश, ऐसा हमको लिखा हुआ है। ठीक है, वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट, वी हैव टू ऑफ कोर्स। पहले हम लोग पॉइंट नंबर 4 पढ़ लेते हैं। रीड पॉइंट नंबर 4, बोलो पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। होल्डर्स ऑफ 3000 डिबेंचर्स opted to get their debentures redeemed in cash only। पहले मेरे को बताओ how many total number of debentures हैं। Look into the balance sheet of the company and tell me how many total number of debentures। 5000 debentures। ओके, ये 5000 debentures को हम लोग को रिडीम कितना करना है? 105, करेक्ट। 100 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 5 रुपीज प्रीमियम, तो हम लोग को कितना रिडम्शन करना है? 5000 इंटू 105 मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना होता है? 5,25,000। नाउ ये 5,25,000 इसका हम लोग ब्रेकअप करते हैं। ये 5,25,000 का ब्रेकअप डिपेंड्स अपॉन कि डिबेंचर होल्डर्स ने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया है। सी पॉइंट नंबर 1, हमने डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया है। I hope you understand what is meaning of option. Yes or no? However, holders of 3000 debentures clearly बोल रहे हैं कि भाई हमको इक्विटी शेयर्स नहीं चाहिए। 3000 debentures opted to get their debentures redeemed in cash only। मतलब जिनके पास 3000 डिबेंचर्स हैं वो लोग ने बोल दिया हमको डिबेंचर्स के सामने पैसा चाहिए, वी डोंट वांट योर इक्विटी शेयर, तो हमको पैसा दे दो हमारा वापस। तो क्लियरली होल्डर्स ऑफ 3000 डिबेंचर्स बोल रहे हैं हमको पैसा दे दो। बोलो 3000 इंटू 105 कितना होता है? 3,15,000। ये तो कंपनी को पूरे का पूरा क्या देना पड़ेगा? कैश में देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, मतलब हम लोग बैंक से पेमेंट करेंगे। इतना हो गया। अब बोलो नाउ होल्डर्स ऑफ कितना डिबेंचर्स बचते हैं? 2000 डिबेंचर्स, इनको देना कितना है? मल्टीप्लाई करो 2,10,000। यस और नो? नाउ रीड पॉइंट नंबर 3 वेरी केयरफुली। पॉइंट नंबर 3 को फिर से पढ़ो। रीड पॉइंट नंबर 3। माय क्वेश्चन इज ओनली वन। मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या हम लोग ये होल्डर्स ऑफ 2000 डिबेंचर्स को पूरे का पूरा 2,10,000 के लिए इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं? नो, इट इज क्लियरली सेड कि कन्वर्ट 50% ऑफ योर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स एंड बैलेंस पेमेंट आपको कैश में मिलेगा। मतलब पूरे का पूरा इक्विटी शेयर्स तो किसी को मिल ही नहीं रहा है। सपोज मेरे पास 200 डिबेंचर है और मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया, मुझे इक्विटी शेयर्स चाहिए, तो 200 इंटू 105 21,000। दे आर नॉट गिविंग मी फुल 21,000 के सामने इक्विटी शेयर्स, ओनली 50% ऑफ योर होल्डिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। सो ये 2,10,000 का भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 50%। हाउ मच इज 50%? 1,05,000। 1,05,000 के लिए हम उनको क्या देंगे? एंड बाकी का 50% के लिए हम लोग उसको क्या देंगे? कैश। तो 50% ऑफ योर होल्डिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। मतलब हमने डिबेंचर होल्डर्स को एक्चुअली स्पीकिंग दो ऑप्शन दिया है। हम उनको बोला या तो पूरा पैसा ले लो या इक्विटी शेयर्स। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर्स भी सिलेक्ट करते हो तो आपका पूरे का पूरा होल्डिंग के लिए सामने इक्विटी शेयर्स नहीं मिलेगा, सिर्फ 50% ऑफ योर होल्डिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एंड बैलेंस विल बी पेड इन कैश। सो इट इज 1,05,000, दैट इज करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1,05,000
के लिए हम लोग को कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा? हाउ मेनी शेयर्स विल हैव टू बी इशूड फॉर दिस 1,05,000? करेक्ट. So this 1,05,000 will be divided by how much rupees? 15. ओके चलो नाउ आई वांट टू पास एंट्रीज. उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे. पहले मुझे एंट्रीज बोलो. देखो एंट्रीज का ऑर्डर चेंज नहीं होगा. कोई बता सकता है पहला कौन सा एंट्री पास करेंगे बिफोर यू डू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स? करेक्ट. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. बोलो व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? डू दे हैव इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल? यस. सो वो लोग के पास इन्वेस्टमेंट्स है तो हमको बेचना तो पड़ेगा ही. सो राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कंपनी के बैलेंस शीट में जो नाम है मैं वही बैलेंस शीट का नाम यूज कर रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ओके. कैन यू चेक इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू कितना है? 2 lakhs. लेकिन वो लोगों ने उसको बेचा कितने में? 1,80,000. So clearly we can see there is a loss on sale. So बताओ what is the amount of this entry? 1,80,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 1,80,000. बोलो प्रॉफिट है या लॉस? बोलो लॉस किधर ट्रांसफर करोगे? DRR अकाउंट में. एंट्री फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे. डायरेक्टली हम किसको डेबिट कर देंगे? अभी तो बात चल रहा है. DRR अकाउंट में जाएंगे. DRR अकाउंट डेबिट. DRR अकाउंट डेबिट to DRR investment account. DRR account debit to DRR investment account 20,000. ओके नाउ अभी जो दो एंट्रीज हम लोग ने पास किया, सी हियर. आई होप यू अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट्स निकल गया. अब आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि DRR का बैलेंस अभी हो गया 2,30,000 बिकॉज लॉस था. वो 20,000 को हमने DRR में ट्रांसफर किया. DRR का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमने DRR को डेबिट किया है तो 20,000 से कम हो गया. चलो ये दो एंट्री हो गया. अब बोलो नेक्स्ट क्या एंट्री आएगा? रिडेम्पशन में कौन सा? ड्यू का एंट्री. तो रिडेम्पशन ड्यू का एंट्री में कोई चेंज नहीं है. राइट डाउन. एक मिनट मेरे को एक क्वेश्चन है. डिबेंचर्स को इंटरेस्ट नहीं दोगे आप लोग? क्यों नहीं? डेट्स आर नॉट गिवन. यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2024 को ये सब बैलेंसेस हैं. आगे हमको कुछ डेट्स नहीं दिया कब रिडेम्पशन हो रहा है. सो हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे. चलो रिडेम्पशन ड्यू का एंट्री पास करो. 12% convertible debentures account debit 5 lakh, that is 5,000 into 100. Premium on redemption of debentures account debit, that is 5,000 into 5, 25,000. And to debenture holders account 5,000 into 105, that is 5,25,000. Okay, entry number 7. बोलो, will you write off premium on redemption of debentures? Yes, entry. चलो entry fast. बोलो क्या आएगा? Profit and loss account debit to premium on redemption of debentures. Okay, now next entry. अच्छा, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे? पहले हम लोग नेक्स्ट एंट्री में पास करते थे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. लेकिन वैसा नहीं आएगा क्योंकि हम डिबेंचर होल्डर्स को सबको पेमेंट नहीं कर रहे हैं. हम लोग पेमेंट भी कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं. ओके, नाउ हाउ मेनी शेयर्स वी आर गिविंग देम? 7,000. ओके चलो पहले हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? सो राइट डाउन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. उसमें तो कोई चेंज नहीं है. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितने से होगा वो ये एंट्री से पता चलेगा. एंट्री नंबर
6 में यू कैन चेक, एंट्री नंबर 6 में 5,25,000. सो वी विल डेबिट डिबेंचर होल्डर्स बाय 5,25,000 टू ओके. सबसे पहले बिकॉज वी आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का ब्रैकेट बोलो. हाउ मेनी शेयर्स वी आर इशूइंग? 7,000. एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10 रुपीज. हम लोग लेकिन इशू कितने में कर रहे हैं वो लोग को? 15. सो 5 रुपीज इज व्हाट? प्रीमियम. इज 70,000. Then I got 2 securities premium account. Two securities premium account, 7,000 into 5. That is 35,000. And then to bank account. और बैंक अकाउंट में ये दोनों का टोटल आएगा 3,15,000 प्लस 1,05,000. 3,15,000 प्लस 1,05,000, that is 4,20,000. That was our next entry. Okay, anybody? इसके बाद कोई एंट्री आएगा? What is that? DRR को ट्रांसफर करने का. लेकिन इंपॉर्टेंटली हाउ मच यू विल ट्रांसफर? 2,30,000. हाँ, नॉट 2,50,000. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व. चलो ट्रांसफर फास्ट. ओके, कॉपी दिस वर्किंग नोट. लास्ट एंट्री DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. कॉपी दिस वर्किंग नोट. लेकिन ऐसा हम एग्जाम में नहीं प्रेजेंट कर सकते, तो उसके लिए हम लोग दूसरा वर्किंग नोट लिखेंगे. बट पहले एक काम करो, पहले जो कॉपी करना है वो कर लो. फर्स्ट यू राइट दिस, उसके नीचे हम लोग डायग्राम बनाएंगे. जल्दी करो, और एक सम करना है इसके बाद. ऐसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन, इसके लिए फटाफट हो जाएगा. कल जल्दी छोड़ दूंगा बस, क्या आज जल्दी जाना है. मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 15-20 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ही एंट्री पास करना है. एक तो ये ऐसा हम लोग ने अभी किया ना, वैसा डायग्राम वाला, ऐसा ही डायग्राम बनाना. ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो. 3 सम बचा है हमारा. वी विल कंप्लीट दोस 3 सम्स टुमारो. दैट विल बी एंड ऑफ पोर्शन.